और अब बात देवभूमि की, रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, ये बड़ी खबर आ रही है जहां हरिद्वार दौरे पर आएंगे जेपी नड्डा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 10:30 बजे ऋषिकुल पहुंचेंगे, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी में भी पहुंचेंगे जेपी नड्डा। साथ ही आपको बता दें कि छात्रों को संबोधित करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। प्रदेश कोर कमेटी के साथ भी वो बैठक करेंगे। बैठक में सीएम धामी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां हर की पैड़ी पर गंगा आरती करेंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। और अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों का। उत्तराखंड को मिले 33,000 ग्रामीण आवास, मंत्री गणेश जोशी ने पीएम का जताया आभार। कहा, डबल इंजन की सरकार में लोगों को हुआ फायदा। मनसा देवी की पहाड़ियों का दोबारा होगा सर्वे, भूवैज्ञानिकों ने डीएम को सौंपी थी रिपोर्ट। चंडी देवी पहाड़ी का भी होगा सर्वे। रुद्रपुर के वैज्ञानिक महेंद्र पाल सिंह ने बढ़ाया प्रदेश का नाम। चंद्रयान 3 की लैंडिंग में रहा महत्वपूर्ण योगदान। भाजपा नेता भारत भूषण चुघ ने की तारीफ। उत्तराखंड में लोगों को मिलेगी बारिश से राहत, अगले 2 सप्ताह तक मौसम रहेगा सामान्य। साथ ही मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के जताए आसार। रामनगर के गांव में गुलदार का आतंक, ग्रामीणों में फैली दहशत। गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने में जुटी वन विभाग की टीम। देहरादून में कोविड कर्मचारियों का 48 दिनों से आमरण अनशन, अपनी मांगों को लेकर कर रही अनशन। मामले में प्रशासन बेसुध। देहरादून में केबल और इंटरनेट सेवा देने वाले ऑपरेटरों की हुई बैठक। निगम के ऑपरेटरों को झूलते केबल तार ठीक करने की दी सलाह। रामनगर के एक होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और स्थानीय पुलिस टीम की रेड। आपत्तिजनक अवस्था में मिले युवक और युवती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। देहरादून के नेहरू ग्राम क्षेत्र में घर में घुसी 2 फुट लंबी छिपकली। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने छिपकली पर पाया काबू। हरिद्वार में शुगर मिल प्रबंधन ने की पहल, पहली बार ड्रोन कैमरे की मदद से खेतों में किया गया कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड के लोगों के लिए 33,000 ग्रामीण आवास आवंटित किए गए हैं। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अगस्त की मांग के बाद यह फैसला लिया गया है कि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया और कहा कि ये डबल इंजन सरकार का प्रदेश के लिए तोहफा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड को कुल 73,000 आवासों में से 46,000 आवंटित हुए थे, जिसमें 35,000 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है और अन्य पर कार्य चल रहा है। लगातार जब दिल्ली आता हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर अपने प्रदेश के लिए कुछ न कुछ मांगूं। पर अभी गिरिराज जी अस्वस्थ थे, मैं 2 बार उनको देखने गया। उसके बाद उनके घर पर गया, आवास पर गया उस दिन, और मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमारे प्रदेश के अंदर 73,000 की जो हमारी डिमांड थी, उसके सापेक्ष अभी 26,000 घर में और मिलने हैं, आप हमें दीजिएगा। उन्होंने उससे मुझसे प्रॉमिस किया, क्योंकि 50,000 ही आवास बाकी बचे थे पूरे देश के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको 15,000 की तो मैं गारंटी देता हूं और बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और आवास हम दें। और आज सुबह ही उनका फोन आया कि 33,000 आवास उन्होंने उत्तराखंड को दिए हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का क्योंकि आभार व्यक्त करता हूं। देहरादून में वॉक एंड शॉप नामक 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
प्रदर्शनी के पहले दिन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और प्रदर्शनी में लगे विभिन्न स्टॉलों का जायजा लिया। तो वहीं इस दौरान 2 महिलाओं ने गणेश जोशी की कलाई पर राखी भी बांधी। इसके साथ ही इस प्रदर्शनी में कई उद्यमी भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से हम प्रदेश के विभिन्न लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये जो ऑर्गेनाइजर है उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैंने देखा कई स्टार्टअप ने अपने प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और मोदी जी ने जो यहाँ के लोगों से, देश के लोगों से आह्वान किया था कि आप नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, रोजगार देने वाला बने। आज एक स्टार्टअप के माध्यम से कई लोगों को हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच राज्य में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस अभियान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश का हवाला देकर लोगों का उत्पीड़न कर रही है। सरकार सालों से निवास कर रहे लोगों और व्यापारियों के व्यापार को खत्म कर रही है। उनका कहना है कि एक तरफ सरकार पहाड़ों से पलायन रोकना चाहती है तो वहीं दूसरी ओर सरकार लोगों को पलायन के लिए मजबूर भी कर रही है। राज्य में इन दिनों बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर सड़कों के किनारे बसे हुए लोगों को, चाहे वो रिहायशी मकान हो या कारोबारी के रूप में दुकानें हों, सभी को हटाया जा रहा है। लोगों की संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर यह हो रहा है। हम किसी प्रकार के अनधिकृत निर्माण को हटाने के विरोध में नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि सड़कें चौड़ी हों और आवागमन सुचारू रूप से चल सके। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं समझता हूँ कि जिन प्रश्नों को सरकार से पूछा जाना चाहिए। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों का सर्वे किया जा रहा था, जिस पर सर्वे करने वाले भूवैज्ञानिकों ने डीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में वैज्ञानिकों और एनडीएमए के विशेषज्ञों ने इन पहाड़ियों का विस्तृत सर्वे कराए जाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही रिटेनिंग वॉल बनाने और ड्रेनेज सिस्टम सुधारने जैसे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट के सुझाव भी दिए गए हैं। तो वहीं इस पर हरिद्वार के डीएम ने कहा कि इन सुझावों पर जल्द ही अमल किया जाएगा। इसके अलावा चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों पर भी सर्वे के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। जल्द ही चंडी देवी मंदिर की पहाड़ियों का भी सर्वे कराया जाएगा। तो देखिए, टीम द्वारा 2 बार इसका सर्वे किया जा चुका है और इसमें उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं उसके संबंध में ये बताना जरूर चाहूँगा कि एक तो शॉर्ट टर्म मेजर्स हम लोगों को क्या लेने हैं और लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए उन्होंने क्या करना है, वो ये सजेशन दिया है। और उनका कहना है कि एक डिटेल एक सर्वे की और आवश्यकता है, लेकिन वो बरसात के बाद, क्योंकि उसमें जो भी सर्वे होगा उस पर इक्विपमेंट्स वगैरह सारे लगेंगे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि जो जियोलॉजिस्ट हैं और उनके साथ जो टीम रहती है और उसको शीघ्र यहाँ पे भेज देंगे। तो वो शासन द्वारा इन्होंने कहा गया कि हम जल्दी से जल्दी आपको टीम भेज देंगे। बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हल्द्वानी पहुंचे, जहां से वो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार के लिए बागेश्वर जाएंगे। तो वहीं देवेंद्र यादव ने साफ कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में जीत को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में बागेश्वर में हमारा उपचुनाव होने जा रहा है। आज जिस तरीके की हालत उत्तराखंड में विशेष रूप से, वैसे तो देश में बहुत बुरी हालत है, लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो लगातार बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार और लोकतंत्र की सरासर हत्या हमारे सामने साफ नजर आती है। इसी बीच में बागेश्वर का उपचुनाव आया है। हमारा संगठन पूरी तरीके से तैयार है। वहां पर लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है, उनसे अपील कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है बागेश्वर में एक अच्छा रिजल्ट हम आने वाले समय में देख पाएंगे।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में बीजेपी ने जयपुर की किशनपोल सीट पर चुनाव प्रचार के लिए रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पीछे का कारण ये माना जा रहा है कि प्रदीप बत्रा किशनपोल सीट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आपको बता दें कि जयपुर की किशनपोल सीट मुस्लिम बहुल्य विधानसभा है। देहरादून में केबल और इंटरनेट सेवा देने वाले ऑपरेटरों की बैठक बुलाई गई। ये बैठक नगर निगम ने बुलाई थी। आपको बता दें कि निगम ने ऑपरेटरों को झूलते केबल तार ठीक करने की सलाह दी, साथ ही चेतावनी भी दी कि यदि जल्द ही ऐसा नहीं किया गया तो निगम की टीम खुद केबल कनेक्शन काटकर हटा देगी। आपको बता दें कि केबिन के जाल से ही जहां बिजली की लाइन पर शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं। देखिए, जैसे आप देख ही रहे हैं, शहर में विभिन्न स्ट्रीट लाइट पोल्स हैं या यूपीसीएल के हाइडल के पोल्स हैं, उस पर काफ़ी बड़ी संख्या में, भारी मात्रा में जो है प्राइवेट केबल ऑपरेटर्स ने, आईएसपी ने, टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने तार डाल रखे हैं, जो कि बहुत ही अव्यवस्थित तरीके से डाल रखे हैं। तो उन्हीं के साथ हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन करके उनको निर्देशित किया है कि इन सभी तारों को सुव्यवस्थित तरीके से कर लें और शहर का जो एस्थेटिक लुक है वो बना रहना चाहिए। और कई सारे इसमें डिफंक्ट वायर्स भी हैं जो उनके द्वारा नहीं हटाए गए हैं, तो ये सबको हटा लें, क्योंकि अदरवाइज जिस स्थिति में पड़े हुए हैं वो एक्सीडेंटल प्रोन भी बनते हैं और अन्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। तो इसके उनको निर्देश दिए गए और उनको क्लियर किया गया, स्पष्ट किया गया कि यदि वो इसको कोऑर्डिनेशन के साथ नहीं करते हैं, आपसी समन्वय के साथ, तो हम लोग पिनलाइज करना शुरू करेंगे और हम लोग अपने स्तर से फिर इसको हटाने का भी एक कार्रवाई करेंगे। देहरादून में कोविड कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 48 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 48 दिनों के अनशन के बावजूद जब इनकी आवाज शासन के कानों तक नहीं पहुंची तो अनशनकारियों ने भूख हड़ताल पर बैठना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि भूख हड़ताल पर बैठे 2 कर्मचारियों की जब मेडिकल जांच कराई गई तो दोनों युवक कीटोन पॉजिटिव पाए गए, जिस पर प्रशासन ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो वही खटीमा से विधायक भुवन कापड़ी इन बेरोजगार कर्मचारियों से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा रोजगार के सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करती है। कोविड-19 के जो कर्मचारी हैं वो उस समय जब लोग अपने घर के लोगों को अस्पताल नहीं ले जा पा रहे थे, उन कठिन 2 वर्षों में, 3 वर्षों में उन्होंने अपनी जान को हथेली में रखकर लोगों की सेवा करी। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग को क्या जो सबसे मजबूत काम था उसे करने का काम किया। कोविड के बाद जब हमारा पहला विधानसभा का सत्र चला, उस सत्र में जब गवर्नर का अभिभाषण हुआ, उस अभिभाषण में माननीय राज्यपाल महोदय ने शुरू के 10 मिनट में सिर्फ कोरोना वॉरियर्स जो हमारे कोविड के कर्मचारी थे उनकी तारीफ करी। सर, हम 6 तारीख से जब बहुत ज़्यादा इधर उधर जाके सर हम थक गए थे सर, हमें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, तो हमने एक लास्ट ये आमरण अनशन का रास्ता फिर इसमें मैंने 6 तारीख से सर स्टार्ट कर दिया सर। 6 तारीख से सर हम लोग लगातार आमरण अनशन, हमारे 6 लोग सर, पहले हमारे 2 मातृशक्ति आमरण अनशन पे बैठी थी। जब उनका कीटोन पॉजिटिव आया तो सरकार दल बल के साथ उनको कोऑर्डिनेशन में सर एडमिट करवाया। उनकी जगह में 2 और लोग बैठे थे, उनको भी सर एडमिट करवाया। उसके बाद 2 लोग और बैठे, उनको भी एडमिट करवाया। अब हम 2 बैठे हैं सर। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुने करने के प्रयासों में जुटी सरकार आने वाले दिनों में ट्रकबंदी की दिशा में भी कदम उठाने जा रही है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसके लिए 2 गांव चयनित किए जाएंगे। उधम सिंह नगर जिले के कुरैया और जगन्नाथपुर गांव इस खांचे पर फिट बैठ सकते हैं। इन गांव में चकबंदी के दृष्टिगत भूमि के अभिलेखीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है और ऐसे में इनके चकबंदी के लिए चयनित किए जाने की उम्मीद है। रामनगर में टिकुली गांव के पास जंगल के किनारे आबादी क्षेत्र में बाघ दिखाई दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर मौजूद लोगों ने वन विभाग को चीते के होने की सूचना दी, जिस पर वन विभाग के अधिकारी और कोसी रेंज के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे
और हवाई फायरिंग की आवाज से बाघ कोसी के जंगल की तरफ भाग गया। फिलहाल टीम बाघ पर नजर बनाए हुए है और लोगों को अकेले जंगल की ओर जाने की चेतावनी भी दी गई है। लगभग सुबह 6:30 बजे जो है सूचना मिली थी कि यहाँ पर गांव में टाइगर घुस गया है। तो जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताया और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी फुर्ती दिखाई। ऐसी बात नहीं है, मतलब 20-25 मिनट के अंदर जो है पूरी टीम इनके यहाँ पहुँच गई थी और टाइगर को भी देख लिया था वहाँ पर। तो ट्रैंक्विलाइज करने का इनका पूरा वो था, लेकिन उसी भी जो है टाइगर वहाँ से निकल गया। लेकिन ये बहुत खतरनाक बात है कि अपने आप में टाइगर जो है आबादी में आ रहा है। दरअसल आज सुबह ही कोसी रेंज का जो ये क्षेत्र है जहाँ पे लदवा गांव पड़ता है डिकुली के पास में, वहाँ पर टाइगर की मूवमेंट देखने को मिली है। तो हम लोग यहाँ पर मौके पर आए थे, मैंने भी साइट का इंस्पेक्शन किया है और स्टाफ हमारा यहाँ पर पर्याप्त है और हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो टाइगर वास्तव में यहाँ पर झाड़ियों में छुपा हुआ था। चलिए बुलेटिन में फिलहाल की बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।